Good afternoon, everybody. I hope you all are full of beans. So, I'm back with my new video. In this clip, we are going to discuss most important terms of the music subject, which is a rag. So, in this, we are going to discuss most important terms which is related with the rag, which is included in your practical exam as well as in your theory exam. These terms are going to asked by you in your practical exam by your examiner and coming as a question in your theory exam. So let's begin with my video, and I'm going to give pictures of these definitions in the description box as a form of PDF. So let's begin. अंडर नंबर वन देर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ राग. सो राग को आप ऐसे बताओगे, वह सुंदर रचना जो मन को खुशी दे और जिसे नियमों में बांधकर गाया और बजाया जाता है. ठीक है, मतलब आप बताओगे कि वह ये एक सुंदर रचना है जिसको हम नियमों में बांधकर गाते हैं और बजाते हैं. ऑन नंबर टू देर इज़ अ ठाट. तो ठाट को बताओगे, ठाट का अर्थ है मेल. ठाट को राग का पिता भी कहा जाता है. पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 ठाटों का निर्माण किया. If the examiner are going to only ask a meaning of ठाट from you, then you have to say ठाट का अर्थ है मेल और इसे राग का पिता भी कहा जाता है. डैट्स इट. आपको यहाँ पे ख़त्म कर देना है. वो अगर आपको पूछे कि डिस्क्राइब ठाट इन डिटेल, तब आप बताओगे कि ठाट का अर्थ है मेल और इसे राग का पिता भी कहा जाता है. पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 ठाटों का निर्माण किया है, जो इस प्रकार हैं: बिलावल, यमन, खमाज, काफ़ी, सावरी, बैरव, बैरवी, पूर्वी, मारवा, थोड़ी. ठीक है, अगर वो डिटेल में पूछता है तो आपको ऐसे पूरा बताना है. अगर वो मीनिंग पूछता है तो आप बताओगे कि इसका अर्थ है मेल और इसको ठाट को राग को पिता भी कहा जाता है. तो आप ये बताओगे. डैट्स इट. ओके, ऑन नंबर थ्री देर इज़ अ वादी स्वर. वह स्वर जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं, मतलब कि वादी स्वर वह स्वर होते हैं जो राग में मोस्टली प्रयोग किए जाते हैं. और इनमें ज़्यादातर जब हम राग को गाते हैं तब इस पे जो वादी स्वर होता है उस पे ज़्यादा ठहराव दिया जाता है. जैसे कि हमारे राग भैरव में जो वादी स्वर है वो है ध स्वर है, तो हम वादी स्वर द है तो उस पर हम ज़्यादा ठहराव देते हैं. ठीक है. और जो हमारा जो राग वो है भाग्यश्री, उसमें हमें पता है कि उसमें हमारा जो सॉरी या वादी स्वर है वो म है, तो हम उस पर भी ज़्यादा ठहराव उसे देते हैं ताकि वो हमें पता चले कि हाँ, ये जो राग है वो मतलब कि वादी स्वर ऐसे होता है. एंड आई होप समझ आ गया होगा. तो नंबर फोर पे है संवादी स्वर. संवादी स्वर वह होते हैं जो राग में वादी स्वर के बाद लगते हैं, मतलब कि जो राग में कम प्रयोग किए जाते हैं. ठीक है, मतलब कि प्रयोग किया जाता है पर उसमें कम प्रयोग किया जाता है. जैसे कि वादी स्वर की तरह उस पर ज़्यादा ठहराव नहीं दिया जाता, ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, तो वादी स्वर उसमें कम प्रयोग किया जाता है. ठीक है, आगे है नंबर फाइव पे कोमल स्वर है. राग में वह स्वर जो कोमल होते हैं, जैसे कि हमारा राग भैरव है तो उसमें हमारा कोई भी कोमल स्वर नहीं है, तो उसमें बताएंगे कि हमारा कोई भी कोमल स्वर नहीं है. ठीक है. पर जो हमारा वो है राग भाग्यश्री, उसमें हमें पता है कि हमारा जो कोमल स्वर है वो गा और नी है, तो हम बताएंगे वो सिर्फ आरोह में गा और नी है. ठीक है, कोमल स्वर. आगे है जाति. राग राग के आरोह अवरोह में लगने वाली संख्या को जाति कहा जाता है. अब जैसे देखिए कि हमारा राग भैरव है, हमें पता है कि राग भैरव की जो जाति है वो संपूर्ण संपूर्ण है. हमें पता है कि उसके जो ये ना विवर्जित स्वर के ऊपर डिफाइन होता है कि जाति हमें कैसे पता चलती है. तो हमें पता है कि राग भैरव में कोई भी हमारे पास विवर्जित स्वर नहीं है, तो उसकी जो जाति है वो संपूर्ण संपूर्ण है. और हम जानते हैं कि जो हमारा राग भाग्यश्री है उसमें जो आरोह है, सिर्फ आरोह में रे और पा स्वर है वो विवर्जित है, इसलिए उसकी जो जाति है वो किस प्रकार है, वो है हमारी ऑडव संपूर्ण. ठीक है. और जैसे ही हमारा जो राग मालकौंस है, राग मालकौंस में पता है कि आरोह और अवरोह में दोनों में हमारी जो जाति है वो क्या है, मतलब कि जो स्वर है रे और पा आरोह और अवरोह में मालकौंस में वो विवर्जित है, उसकी जाति ऑडव ऑडव है. वाइल डूइंग योर थ्योरी एग्ज़ाम और वाइल गिविंग द आंसर इन योर प्रैक्टिकल ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है राग में आपको इसमें जाति में गलती नहीं करनी. आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे विवर्जित स्वर में कैसे कि जैसे कि आरोह में राग भाग्यश्री में हमारे सिर्फ आरोह में रे और पा विवर्जित हैं, और मालकौंस में अवरोह और आरोह भी दोनों में विवर्जित हैं. इसमें लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज इन इट, सो बी केयरफुल वाइल रिवाइजिंग द राग
Bhageshri as well as Malkons, because both rag are similar, but they looks similar, but there is a huge difference in the definitions in while doing the rag. Okay, सो आगे हैं गायन समय। गायन समय वह समय होता है जिस वक्त जिस वक्त राग का प्रयोग दुगना हो जाता है, जहाँ फिर राग का राग राग को कब गाया और बजाया जाता है तब उसे गायन समय कहते हैं। मीनिंग टू से डैट कि आप गायन समय को कैसे बता सकते हैं कि गायन समय वही टाइम है, ये वही टाइम है जब हम राग को गाते हैं, तब जो उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है, मतलब कि दुगना हो जाता है जो हम बाकी समय जैसे जैसे गाते हैं। हमें पता है कि राग को हम किसी भी समय गा सकते हैं, पर जो उसका समय होता है, जैसे कि हमारा जो राग है भैरव प्रातःकाल, वो मॉर्निंग टाइम में गाया जाता है। प्रातःकाल में जब उसको प्रातःकाल में गाएंगे, जो है मॉर्निंग टाइम है 4 से 7 बजे, जब हम उसे तब गाएंगे तब उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि गायन समय वह होता है जब राग का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है, जहाँ फिर आप इसे कह सकते हैं कि वह समय जब हमें राग को कब गाया और बजाया जाता है तब हमें ये पता चलता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। आगे है नंबर 8 पे विवर्ज्य स्वर। जो राग में नहीं प्रयोग होते वह विवर्ज्य स्वर हो कहलाते हैं। जैसे कि हमारे राग भैरव है, राग भैरव में हमें पता है कि कोई भी विवर्ज्य स्वर नहीं है, तो उसकी जो जाति बन जाती है वो संपूर्ण बन जाती है, संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन विच स्टूडेंट आर गोइंग टू गेटिंग कन्फ्यूज्ड। ओके, और जो राग भाग्यश्री है उसमें हमें पता है कि जो सिर्फ जो विवर्ज्य स्वर है रे और पा वो सिर्फ आरोह में है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है वाइल doing the rag bhageshri as well as rag malkons in your theory exam, and while going to, if this question is asking in you इन द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो बहुत ध्यान रखना है कि राग भाग्यश्री और राग मालकौंस के आरोह अवरोह का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो आगे है नंबर 9 पे आरोह। तो आरोह क्या होता है? नीचे स्वर में ऊपर स्वरों तक चढ़ने या गाने की क्रिया को आरोह कहते हैं। मतलब कि जो जैसे हम ऊपर को जाते हैं, मतलब कि ऊपर ला करम। ठीक है, आरोह का क्या कहते हैं? ऊपर ला करम। नीचे से ऊपर जाने की क्रिया को, नीचे से ऊपर तक चढ़ने या गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं, मतलब कि ऊपर लेकर हम। और नंबर 10 पे है अवरोह। ऊंचे स्वर से नीचे स्वर पर आने या गाने की क्रिया को अवरोह कहते हैं। जैसे कि निचला क्रम। ठीक है, ये हमारा आरोह हो गया। ऊपर ला क्रम, हम ऊपर की ओर जाते हैं नीचे से, और अवरोह में हम नीचे की ओर आते, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो क्या निचला क्रम। ठीक है, बहुत ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी इन दोनों में भी लॉट ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग कंफ्यूज इन इट। आगे है नंबर 11 पे पकड़। जिससे राग की पहचान होती है उसे पकड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा राग भैरव है, हमें पता है कि उसमें जो स्वर हैं, हमारे जो पकड़ है, हमें स्वर का पता है कि जो स्वर क्या है उसमें जो हैं वो इस प्रकार हैं कुछ पकड़ में। गामा धा धा गामा, सॉरी, गामा धा धा पा गामा रे रे सा। तो ये भैरव की हमारी जो पकड़ है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें अच्छा ये वाला स्वर लग रहा है, तो ये भैरव की पकड़ है, हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब धा को गाया गया है तो धा और रे जो स्वर है, मतलब ऐसे ऐसे गाया गया है, धा धा रे रे। हमें पता चल जाए कि ये ऐसे ऐसे क्यों गाया गया है, हमें पता चल जाए कि ये जो है हमारा भैरव राग है, तो इसे हम पकड़ कहते हैं, कि जिससे हमें राग की इमीडिएटली पता चल जाए कि हाँ यही वो राग है। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू रेजोनेट टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, एंड आई एम गिविंग द पिक्चर्स ऑफ दिस terms in a description box as a PDF form, so go into description box and check the PDF to get a more clarity about these terms by reading. And have a healthy and stay safe. Good luck for your practical exam as well as for your theory exam.